वे पुलिस लगातार शराब के खिलाफ अभियान चला रही है। मोतिहारी में शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और अब गली मोहल्लों में तलाशी के बाद नाव से भी शराब की जांच की जा रही है। मोतिहारी में पुलिस ने ड्रोन से मैपिंग कराकर भारी मात्रा में देसी शराब की खेप को जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने कई तस्करों को पकड़ा है। संग्रामपुर, गोविंदगंज और अरेराज के साथ मेहसी इलाके में भी शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया है, जिसमें कई तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। गोपालगंज में होली के लिए यूपी से शराब की खेप लेकर बिहार आ रहे 5 तस्करों को उत्पाद टीम ने गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के पास से 3 बाइक और 154 लीटर शराब जब्त किया गया है। उत्पाद टीम ने यूपी बिहार के बलथरी चेक पोस्ट पर यह कार्रवाई की है। गिरफ्तार शराब तस्करों से पूछताछ करने के बाद शराबबंदी कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। आरा में भी एक कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई। पुलिस ने शराब के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बक्सर पटना फोर लेन पर नवानगर मोड़ के पास तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने एक कार को रोका, जिसमें से तलाशी के दौरान लाखों रुपए की शराब जब्त की गई। शराब की खेप छिपाने के लिए कार में तहखाना बनाया गया था, ताकि पुलिस की आंखों में धूल झोंका जा सके। जब्त शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। कार ड्राइवर के साथ एक और युवक को गिरफ्तार किया गया है। और बड़ी खबर गया से है, जहां पुलिस ने करोड़ों की ज्वेलरी चोरी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अंतर जिला गिरोह के 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। साथ ही 473 किलो चांदी के साथ 45 लाख कैश भी बरामद किया है। जब्त की गई चांदी की कीमत 4 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। गिरफ्तार आरोपी नवादा के हिसुआ में आभूषण दुकान में चोरी में शामिल थे। इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार अपराधियों का क्राइम रिकॉर्ड रहा है। और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भाकपा माओवादी नक्सली संगठन की महिला नक्सली को गिरफ्तार किया है। ये नक्सली दिल्ली में पहचान छिपाकर रह रही थी। गिरफ्तार नक्सली चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र के कूदाबुरु गांव की रहने वाली है और सोनुआ थाने में दर्ज केस में वांटेड थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार महिला नक्सली ने 5 साल तक नक्सली संगठन में कठोर ट्रेनिंग ली थी और झारखंड पुलिस के साथ 3 मुठभेड़ में शामिल रही थी। 2020 में दिल्ली चली गई थी और पहचान छिपाकर नोएडा, यूपी और दिल्ली के कई इलाकों में रह रही थी। चाईबासा एसपी ने भी नक्सली की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। तो देखिए, सोनुआ के कुदाबुरु की रहने वाली जिस की गिरफ्तारी हुई दिल्ली से, इस वांटेड महिला नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। सोनुआ थाने में केस इसके ऊपर दर्ज था। बता दें कि 5 साल तक नक्सल की इसने ट्रेनिंग भी ले रखी थी और इसके साथ साथ 3 एनकाउंटर में भी ये शामिल रही है। तो बड़ी सफलता पुलिस को इस मामले में मिली है। 2020 में दिल्ली ये नक्सली चली गई थी और इसके बाद से लगातार इसकी तलाश चल रही थी। नोएडा में क्लीनर का काम कर रही थी और अलग अलग लोकेशन इसने बदला। अलग अलग लोकेशनों पर यह रही गिरफ्तार नक्सली। अब कई राज भी उगलेगी। पीएम मोदी आज उत्तरकाशी के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी यहां पर हर्षिल मुखबा क्षेत्र का दौरा करेंगे। पीएम मोदी अब से थोड़ी देर में मुखबा पहुंचेंगे। यहां पर वो मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी उत्तराखंड शीतकालीन पर्यटन और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी देखेंगे। सुबह करीब 10:40 पर वे एक पैदल यात्रा और बाइक रैली को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इसके बाद वो हर्षिल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए, आज बिहार दौरे पर होंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। आज गोपालगंज बाबा बागेश्वर पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है। अब एक ही दिन दिव्य दरबार लगेगा। 6 से 10 मार्च तक हनुमंत कथा होगी। 8 मार्च को कथा से पहले दिव्य दरबार लगाया जाएगा। तो दिव्य दरबार में श्रद्धालुओं का पर्चा निकलेगा। रामनगर के राम जानकी मठ में यह आयोजन होगा। श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर के यह बदलाव किया गया है। गोपालगंज जिला प्रशासन ने इसकी सूचना जारी कर दी है। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत 5 दिनों के बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। बुधवार देर शाम मोहन भागवत मुजफ्फरपुर पहुंचे। आज वे सुपौल के लिए रवाना होंगे, जहां वे कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। भागवत सुपौल में सरस्वती विद्या मंदिर के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे आरएसएस कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों के साथ
मीटिंग भी करेंगे। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मोहन भागवत का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। मोहन भागवत का यह दौरा कई मायनों में खास है। ये पहला मौका होगा जब आरएसएस प्रमुख भारत नेपाल सीमा पर किसी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आरजेडी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है। आज पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आरजेडी की तरफ से दिव्यांग अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बुधवार को भी युवा चौपाल कर युवाओं को साधने की कोशिश की गई थी। आने वाले 8 मार्च को भी माई बहन योजना को लेकर एक कार्यक्रम है। आरजेडी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है, चाहे विधानसभा में सरकार पे हमला बोलने का मामला हो या फिर विभिन्न मामलों को लेकर के कार्यक्रम करने की। यहाँ देख सकते हैं कि युवा चौपाल के बाद जो है, युवा संवाद के बाद अब आरजेडी जो है वो दिव्यांग अधिकार सम्मेलन करने जा रही है। और ये कार्यक्रम का आयोजन जो है वो पटना में 7 मार्च को किया जाएगा। कृष्ण मेमोरियल हॉल में ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित की गई है, जिसमें तेजस्वी यादव जो हैं वो दिव्यांग अधिकार सम्मेलन को संबोधित करते नजर आएंगे। और यहाँ पे देखिए तेजस्वी कल के लिए तेजस्वी पर विश्वास, तेजस्वी ही पूरी करेंगे हर मांग हर आस, ये जो है पोस्टर लगाया गया है। और यहाँ पे लगा कर पोस्टर जो है वो दिव्यांग अधिकार सम्मेलन के बारे में जानकारी दी जा रही है। और बताते ये चलें कि आरजेडी लगातार इस तरह से कार्यक्रम करके अपनी जो एक्शन है, अपने जो प्लान है वो लोगों तक पहुंचा रही है। यहाँ देखिए इस पोस्टर में लिखा है, सहानुभूति नहीं संरचना चाहिए, सहारा नहीं सांस चाहिए। और यहाँ ये पोस्टर जो लगा है, दिव्यांग जन के लिए संभावनाओं का आसमान, तेजस्वी का आह्वान। तो तेजस्वी जो है वो आह्वान कर रहे हैं कि दिव्यांगों के लिए क्या बेहतर होना चाहिए, कल के लिए जो बदलाव होगा वो आरजेडी किस तरह से करेगी, इसके बारे में जानकारी वो दे रहे हैं इस पोस्टर के माध्यम से फिलहाल। लेकिन 7 तारीख को पूरी तौर पे जब कार्यक्रम आयोजित होगा तो तेजस्वी जो है वो इन्हीं कार्यक्रम के जरिए जो है वो अपनी एक्शन प्लान जो है वो ब्लूप्रिंट जो है वो दिव्यांग जनों को लेकर के या फिर आगामी चुनाव को लेकर के क्या है आरजेडी की, ये लोगों को बताएंगे। और 8 तारीख को महिलाओं के लिए जो मान सम्मान योजना है उस पर वो चर्चा करते हुए नजर आएंगे। और देखना होगा कि तेजस्वी के इस एक्शन प्लान का कितना लाभ आरजेडी को आगामी चुनाव में मिलती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर है, झारखंड को जल्द नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा। बीजेपी विधायक दल के नेता के चयन की कवायद अब तेज हो गई है। बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होगी। बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण को बनाया गया है पर्यवेक्षक। तो देखिए अब बीजेपी विधायक दल के नेता का चयन जल्द हो जाएगा और माना यह जा रहा है कि झारखंड को जल्द नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा। नवादा से बड़ी खबर, जहां लापता बच्ची का शव मिला है। कुएं से बच्ची का शव बरामद किया गया है। कौवा कौल थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई। 3 मार्च से बच्ची लापता थी और अब उसका शव मिला है। तो लापता बच्ची जो गायब थी, लापता थी, उसका शव अब बरामद किया गया है। कुएं से बच्ची का शव मिला है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। 3 मार्च से ये बच्ची लापता थी। तो कौवा कौल थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है और देखिए किस तरीके से इस शव मिलने के बाद से लोगों की भीड़ यहां पर दिखाई दे रही है। नवादा की तस्वीर है जहां पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया और इस पूरे मामले को लेकर के अब छानबीन की जा रही है। इसके साथ साथ परिवार वालों से भी लगातार बातचीत की जा रही है कि किस पर उनको कोई शक है, क्या कोई रंजिश थी और किस वजह से बच्ची की मौत हुई है। तो कुएं से इस बच्ची का शव बरामद किया गया है। बता दें कि ये बच्ची 3 मार्च से लापता थी। लगातार खोजबीन इसकी जारी थी। पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। तारीख नहीं पता था सर, मतलब खोजे कहीं नहीं मिला। उसके बाद आज सवेरे जाके देखे हैं तो कुइयां में मिला है। घर से कितनी दूरी पर? 1 किलोमीटर है। अच्छा, 1 किलोमीटर बच्चा कुइयां में मिला है। इसका अंकल जो है आज 3 महीना पहले 4 महीना डेट कर गई है। मतलब अथी पुल में मिला है, नहर में। उनको ही मारपीट में गया है। अच्छा, गाँव से बुला के ले गई घर से कि चलो घूमने के लिए 2 गए जेंट्स। खबर नवादा से है, जहां हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। घटना नारदीगंज थाना के हड़िया पंचायत के राजीव नगर इलाके की है, जहां हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे, 1 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं। ये घटना तब हुई जब वे बस से उतरकर आगे बढ़ रहे थे।
मृतक के परिजनों ने स्थानीय प्रशासन और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। संजीत कुमार है, जब पेड़ जब गिरा सर तो वहाँ से टकरा करके और ये सब लड़कन पर मैंने गिर गया सर, तो हम लोग क्या करें, पब्लिक तो मरते मैंने आजिज हो गया है कहते कहते प्रशासन को भी और बिजली विभाग का, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मेरा दीदी जा रहा था ससुराल, राजगीर से चैनपुर जा रहा था, इतना में रास्ता में तार गिर गया, इसी तार के बीच में आ गया मेरा। तो कितना लोग का मौत हुआ? और देखिए, इस घटना के बाद कई सवाल भी, और सवाल है कि बीच सड़क पर हाई टेंशन तार कैसे आई, और सवाल ये भी है कि क्या विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी। सवाल ये कि 4 मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? तो एक लापरवाही और 4 जिंदगी खत्म हो गई, जिसके बाद सवाल कई हैं। और क्या लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? और सवाल ये भी कि कब तक लापरवाही का खामियाजा आम जनता भुगतती रहेगी? और सवाल इस घटना के बाद से ये भी है कि अनदेखी से कब तक मासूमों की जान जाएगी? बिहार में मौसम के मिजाज में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग सुबह और शाम तेज हवा के साथ कनकनी महसूस कर रहे हैं। 8 और 9 मार्च के आसपास पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पश्चिमी हिमालय को प्रभावित करेगा। कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की भी संभावना है। मौसम के मिजाज में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। बात अगर हम बुधवार की करें तो बुधवार से जो है वो तेज हवा के साथ कनकनी ने जो है वो अपना प्रकोप बढ़ा रखा है, और इस कारण से जो सुबह और शाम में लोग ठंड जो है वो काफ़ी महसूस कर रहे हैं। कह सकते हैं कि एक बार फिर से लोगों को जो है ठंड ने जो है वो सताना शुरू किया है। और बताते ये चले कि पूर्वोत्तर आसाम और इसके आसपास के इलाके में जो चक्रवातीय परिसंचारण का क्षेत्र जो है वो बना हुआ है, और मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि 8 और 9 मार्च के आसपास जो है वो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पश्चिमी हिमालय को प्रभावित करेगा, और इस कारण 8 और 9 मार्च को उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भाग के 1 या 2 स्थान पर हल्की बारिश का संभावना जो है वो बना है। और अगले 24 घंटे के दौरान पटना सहित अत्यधिक भागों में जो है 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो हवा चलेगी। तेज झोंके के साथ जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार के साथ सतही हवा का प्रभाव जो है वो जारी रहेगा। और मौसम विभाग ने यह भी बताया कि नाविकों तथा नदी से यात्रा करने वाले यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह जो है वो दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना हालांकि नहीं है, लेकिन जो बदलाव है उस कारण से पटना समेत 10 शहरों का न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, और पटना का न्यूनतम तापमान जो है वो 17 डिग्री के आसपास में रहेगा, जबकि 12-13 डिग्री के आसपास जो है वो तापमान जो है वो नीचे जाएगा। और इसके अलावा हम बात करें कि जो पटना का अधिकतम तापमान जो है वो 4 डिग्री के आसपास में उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल पटना का जो तापमान है वो 25 डिग्री के आसपास है, जबकि कुछ दिनों पहले तक 4 दिनों पहले तक जो है 29 और 30 के आसपास में जो है वो तापमान पहुंच गया था। तो कह सकते हैं कि मौसम का बदला मिजाज एक बार फिर से लोगों को जहां परेशान कर रहा है, वहीं गुनगुनी धूप जो है वो थोड़ी राहत जरूर दे रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री सह मुजफ्फरपुर के सांसद डॉक्टर राजभूषण चौधरी की मौजूदगी में निगम बोर्ड से बीते दिनों इसका प्रस्ताव पारित किया गया। राज्य सरकार के माध्यम से अब केंद्र सरकार को इस प्रस्ताव को भेजकर डीपीआर बनाने का काम शुरू होगा। मंदिर के विकास से मुजफ्फरपुर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर अब उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर को भी कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। साहू पोखर से बाबा गरीबनाथ मंदिर के बीच कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर जो है प्रस्ताव नगर निगम की बोर्ड में पारित कर दिया गया है। खुद उसमें केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद राजभूषण निषाद भी मौजूद थे। इस मंदिर को जो ऐतिहासिक बाबा गरीबनाथ मंदिर है, जिसे उत्तर बिहार का देवघर भी कहा जाता है, तो कहीं न कहीं अब यहाँ भी कॉरिडोर के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। साहू पोखर, जो ऐतिहासिक साहू पोखर यहाँ से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। तो क्या कुछ होगा, मंदिर के पुजारी में हमारे साथ है, क्या कहेंगे? अब कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की बात कही जा रही है। तो बड़ा खुशी का बात है कि बाबा गरीबनाथ जी का दरबार अब कॉरिडोर के रूप में लोग देखेंगे, यहाँ के भक्त लोग। और ये लगभग पिछले 7-8 साल से जो ये प्रोसेस में लगा हुआ है,
इस बार जो है माननीय हमारे सांसद जी, विधायक जी और हमारे भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन शाही जी सबको मिलकर, नगर आयुक्त जी और मेयर साहब सबको मिलके इस बार जो है आदेश कर दिया गया है लोग, और पूरा तैयारी भी कर लिया। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, ऐसे भी उत्तर बिहार का देवघर कहा जाता है और भी लोग अब यहाँ पे आने लगेंगे। उत्तर बिहार तो नहीं, लेकिन पूरे बिहार का देवघर बाबा गरीबनाथ कहे जाते हैं। जब से झारखंड में बाबा बैद्यनाथ गए हैं तब से बाबा पूरे बिहार के बाबा गरीबनाथ ही है, उत्तर बिहार नहीं पूरे बिहार के हैं। और बहुत ही खुशी का बात, और यहाँ काफी संख्या में भक्त पहले भी जुड़ते थे, अब तो और ज्यादा भक्त आएंगे। पर्यटन विभाग का यहाँ पर बढ़िया तो व्यवस्था होगा और दूर दराज से भी भक्त लोग आएंगे, दर्शन करेंगे बाबा का। तो हमारे साथ मंदिर के पुजारी महंत अभिषेक पाठक थे, उन्होंने बताया कि कहीं न कहीं विकास होगा। हम आपको एक बार फिर से बता दें, यह ऐतिहासिक बाबा गरीबनाथ मंदिर, जहां श्रावणी मेला के दौरान लाखों लोग पहलेजा से जल लेकर जलाभिषेक करने पहुंचते हैं, तो अब कहीं न कहीं कॉरिडोर के रूप में इसे विकसित किया जाएगा, तो इससे पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भारतीय सेना का बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। 7 से 8 मार्च तक इस मैदान में शौर्य वेदनम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें तीनों सेना के जवान और अधिकारी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम को लेकर थल सेना, वायुसेना और जल सेना के अधिकारी लगातार दौरा कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीमावर्ती जिले में इस तरह का ये पहला कार्यक्रम है, जिसके तहत सेना के अधिकारी युवाओं से संवाद भी करेंगे। साथ ही सेना के अत्याधुनिक हथियारों के काम करने का तरीका भी दिखाया जाएगा और सेना के काम करने के तरीके बताए जाएंगे। शौर्य के पराक्रम को देखिए, अपने सैनिक के जो पराक्रम है उनका एक बार अभिवादन करिए और उनसे प्रेरणा लीजिए, ये हमारी विनती है। किसी भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जब तीनों सेनाएं मिलकर एक साथ प्रोग्राम कर रही हैं। इसके 3 उद्देश्य हैं। पहला, जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ के यूथ के साथ हम कांटेक्ट करें और उन्हें जानकारी दें कि उनकी सेना में किस तरह की कार्रवाई होती है। हमारी कार्यक्षमता, हमारी ट्रेनिंग, हमारे कार्य करने की नीति, हमारा जोश है या हमारा जो सिस्टम है काम करने का, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। यहाँ पे जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो आधुनिक इक्विपमेंट देश में बना है वो सब यहाँ पे डिस्प्ले पे होगा। इसके साथ साथ जो मेन इक्विपमेंट है, जैसे कि हमारा T-90 टैंक, K9 वज्र, बोफोर्स गन, BMP, लेटेस्ट LSVs, URVs, आपके रोबोटिक ड्रोन्स, रोबोटिक म्यूल्स, AK-203 रॉकेट लॉन्चर्स, ये एयरफोर्स नेवी का इक्विपमेंट, ये सब डिस्प्ले पे होगा। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।